नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और आज के शो में हमारा खास फोकस रहेगा कच्चे तेल और बेस मेटल पैक पर। क्रूड में क्योंकि हमने ओवरनाइट काफी अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए देखी है और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे प्राइसेस तो 4% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और 2021 की शुरुआत से लेकर 35% तक की तेजी आ चुकी है। दरअसल एक्सपेक्टेशंस ये है कि जैसे जैसे कई देशों में लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस एज आउट हो रही हैं, स्पेशली यूएस, यूरोप, उसका बेनिफिट मिलेगा क्रूड को। और इंटरेस्टिंग ये है कि आगे का जो आउटलुक आ रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सिटी का मानना यह है कि ग्लोबल डिमांड यहां से और स्ट्रॉन्ग रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने तो इनफैक्ट $80 तक के लेवल्स की भी बात की है। वहीं मेटल्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो क्या आउटलुक यहां से बन रहा है क्रूड प्राइसेस को लेकर? क्या ट्रिगर्स रहेंगे? आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इसी पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं, सुनील कटके हैं, सीएनबीसी टीवी में कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ बनी हुई है। सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले क्रूड पर ही एक आउटलुक ले लेते हैं। जय, नमस्कार, स्वागत है आपका। ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो 7 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है वो तो डिमांड पर भी काफी बुलिश है और प्राइसेस को लेकर भी। आपका आउटलुक क्या है? क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक रिकवरी देखी जा रही है लास्ट ईयर के ड्रामेटिक फॉल के बाद। अगर आप एक साल बाद देखें तो हम बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में हैं और मुझे लगता है आगे ये तेजी बरकरार रहेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे वैक्सीनेशन रोल आउट अच्छी तरह हो रहा है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, उससे डिमांड रिवाइवल के उम्मीद बहुत दिख रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल का डिमांड बढ़ रहा है, उसके कारण भी एक तेजी पॉसिबल है। लॉजिस्टिक्स इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ऑलमोस्ट 15 महीने 16 महीने से हम लोगों ने कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस नहीं देखा है, तो उसके भी आसार हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है प्राइसेस $70 ब्रेंट तो काफी पॉसिबल है कि ये अभी हो जाए। इसके आगे भी मुझे लगता है $73-74 तक ब्रेंट जाता हुआ दिख सकता है। हर डिप पे बाइंग की ही रणनीति रखनी चाहिए। एक फॉल आउट ये हो सकता है कि जिस तरह से कल अगर जेनेट येलन ने एक बयान दिया कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं यूएस में, तो उससे थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म नीजर्क रिएक्शन आएगा। बट मुझे लगता है कोई भी डिप मिले तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। तो डिप मिले बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज करना है। सुनील, आपका सजेशन क्या रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस 7 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं और जो रिपोर्ट्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सिटी का मानना ये है कि इस समर में जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच सकती है। अगर डिमांड इतनी स्ट्रांग रहेगी तो डेफिनेटली प्राइसेस तो सर्ज होंगे ही। $70 की भी बात हुई है और साथ ही साथ $80 तक के लेवल्स या फिर उसके बियॉन्ड भी जाने की चर्चा हो रही है। आप क्या ट्रिगर देख रहे हैं? अगर आपको लगता है कि प्राइसेस यहां से और ऊपर जा सकते हैं, इमीडिएट स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दोनों क्या है आपकी क्रूड पर? नमस्कार दीपाली। आई थिंक क्रूड ऑयल के प्राइसेस लास्ट 1.5 साल से पैंडेमिक के दौरान डिमांड कंसर्न्स की वजह से सबड्यूड थे। इनफैक्ट हमने नेगेटिव साइड पे भी देखा था, बट अभी क्योंकि वैक्सीन रोल आउट हो गया है और ज्यादातर डेवलप्ड नेशन अभी ऑलरेडी थर्ड वेव पार कर रहे हैं, तो इन अ वे वहां से जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ईज आउट हो रहे हैं, जैसे जय ने भी बताया। तो डिमांड के फोरकास्ट ऑप्टिमिस्टिक हैं। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उनका यही मानना है, जैसे आपने भी बताया, कि WTI हो सकता है $75 तक भी छू सकता है। इवन ओपेक के अगर हम डिमांड फोरकास्ट को देखते हैं तो ओपेक ने भी अपना डिमांड फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का उन्होंने बढ़ा के दिया है। पहले का प्रेडिक्शन तकरीबन 70,000 बैरल का ग्रोथ उन्होंने बताया था इस साल में, बट वो उन्होंने रिवाइज करके तकरीबन 5.95 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इजाफा हो सकता है डिमांड में, ये दिया है। तो ये एक बड़ा न्यूज है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी अगर हम ट्रैक करते हैं तो ओवरऑल जो 93.5 के लेवल पे था अभी वो 91 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है और जो इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स हैं वो भी मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में भी सपोर्ट। बट मुझे लगता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो डिमांड के फ्रंट पे जो प्रेडिक्शंस हैं वो ज्यादातर बुलिश रहेंगे। तो मैं शॉर्ट टर्म में भी बाय और मीडियम टर्म में भी बाय रेकमेंड करूंगा। आज के लिए 4,880-90 के हिसाब से बाय कर सकते हैं। 4,840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4,940 और 4,980 तक का टारगेट करा जा सकता है।
यानी कि समर डिमांड यहाँ पर काफी स्ट्रांग रह सकती है। और सिर्फ कच्चे तेल की बात ही नहीं है, अगर आप हीटिंग ऑयल देखें तो ये 15 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है। गैसोलीन को हमने 3 महीने के हाईज पर आते हुए देखा है। तो कच्चा तेल और कच्चा तेल के जो प्रोडक्ट्स हैं सभी जगह यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। एक नजर अब यहाँ पर मेटल्स पे डालेंगे, क्योंकि आज के सत्र में हमने कॉपर और एल्यूमिनियम में ऑल टाइम हाईज भारतीय बाजारों में फिर से बनते हुए यहाँ देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो एल्यूमी मेटल इंडेक्स यहाँ पर 11 साल के हाईज पर है। पिछले एक साल में 90% के गेन्स हमने यहां बनते हुए देखे हैं और मांग एक्सपेक्टेशंस यहां पर अभी भी काफी स्ट्रांग है। सुनील, कैसे देखते हैं आप समथिंग लाइक अ कॉपर और एल्यूमिनियम जहां पर बढ़त काफी तेजी से बनते हुए हमने देखी है, क्या करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की राय है? जी, इनफैक्ट मैं जो फिजिकल पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था रिसेंटली, तो उनका तो ये बुल साइकिल में और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये आने वाले साल में भी एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा व्यू है उनका। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स फिजिकल मार्केट में भी बुलिश है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो इवन सप्लाई फ्रंट पे कंसर्न्स हैं। अगर चिली माइंस का आउटपुट देखें तो सेम टाइम लास्ट ईयर के मुकाबले तकरीबन 1.5% का आउटपुट कम है। वेरी ऑन द डिमांड फ्रंट मैन्युफैक्चरिंग डेटा अभी बेटर आ रहा है ग्लोबल फ्रंट पे, स्पेशली चाइना के फ्रंट पे भी डिमांड अच्छा है और वीकर डॉलर भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल सिनारियो जो है अभी भी लगता है कि इसमें और ज्यादा बढ़ने की आशंका है प्राइसेस में। तो यहाँ पे भी लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है बाइंग में, स्पेशली कॉपर में। शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ तक भी सोचा जा रहा है कि डोमेस्टिक लेवल पे 800 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। और इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो 2011 का हाई ऑल टाइम हाई बनाया था वो भी पार कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो $10,190 का हाई था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि 800 के टारगेट से 1-1.5 महीने के दौरान बाई किया जा सकता है अभी भी। और जो बुल रन है, जो बुल साइकिल एक्सपेक्ट किया जा रहा है बेस मेटल में, वो डिमांड रिकवरी के चलते, इकोनॉमिक रिकवरी के चलते मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है आने वाले 6-8 महीने तक। इनफैक्ट कॉपर एक ऐसी हॉट कमोडिटी रही है बेस मेटल पैक से जो सबकी फेवरेट रही है अगर बाय साइड पोजीशंस की बात करें तो। लेकिन आज की हमारी हॉट कमोडिटी भी बेस मेटल पैक से ही है, तो यहां से सीधे रुक कर लेते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी है लेड, जहां पर खरीदारी का सजेशन है और एसएमसी कॉमट्रेड की ये सलाह है कि आप यहां पर बाय पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। दरअसल डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस देखने को मिली है वो तो सपोर्ट कर ही रही है तेजी को। इसके अलावा जो डेटा आया है चाइना और यूएस से वो भी सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को। 175.5 के आसपास आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। 178 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 174.5 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। इन्फ्लेशन फियर्स को लेकर जो चिंता है वो भी प्राइसेस को लगातार सपोर्ट कर रही है। ट्रेजरी यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो आंकड़े रहे हैं इसने पूरे बेस मेटल की तेजी को फ्यूल किया है। जय, लेड पर आपके कमेंट्स क्या हैं और साथ ही आपकी टॉप पिक बेस मेटल पैक से क्या रहेगी? जी देखिए, लेड में मुझे लगता है तेजी आगे भी कायम रह सकता है। एक तरफ आप देखें तो जिस हिसाब से यहाँ पे ईवी डिमांड निकल के आएगा वो लेड प्लस कॉपर मुझे लगता है दोनों के लिए काफी बुलिश है। लेड में मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे और अपसाइड देखने को मिल सकता है। जैसा आपने पूछा कि इंटायर बेस मेटल पैक में अगर मेरा कोई फेवरेट है तो मुझे लगता है वो कॉपर है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड रिवाइवल दिख रहा है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पे जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं वहां पे कॉपर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई और डिमांड का लैग मुझे लगता है आगे चल के और बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई मीट नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से यहाँ पे डिमांड फोरकास्ट निकल के आ रहा है। तो प्राइसेस डेफिनेटली मुझे लगता है न्यू हाई बना सकता है इवन एलएमई प्राइसेस पे भी। और घरेलू मार्केट में हम देख रहे हैं ऑलरेडी हम लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है 850 हो सकता है बाई अगस्त सितंबर तक देखने को मिले। तो हर डिप पे बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। ऐसा अंदेशा लग रहा है कि हम लोग शायद फिर से एक कमोडिटी सुपर साइकिल में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल उससे इंडस्ट्रियल मेटल बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है उस चीज का। तो ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बेस मेटल्स में बुलिश ट्रेड ही बनाना चाहिए।
जी हाँ, जैसा कि कहा जा रहा है माफ कीजिए कि 10 साल के बाद हमने कमोडिटीज में इतनी ज्यादा तेजी आते हुए देखी है और मेटल्स एज अ पैक क्लियरली यहां पर काफी फायदा उठाता हुआ नजर आया। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम में आज भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाइज के साथ फिलहाल आपकी स्क्रीन पर कारोबार है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहां पर गोल्ड स्पॉट की करेंगे, जहां पर सोने में हमने हल्की सी मुनाफा वसूली आते हुए देखी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन के कल के बयान के बाद दरों में बढ़ोतरी को लेकर कयास लगाने लगे हैं, जिससे ऊपरी स्तर पर दबाव, लेकिन डॉलर में कमजोरी से कीमतों को सपोर्ट है। चांदी की अगर बात करें तो कल हमने यहां पर 70,000 तक के लेवल्स बनते हुए देखे थे, लेकिन चांदी वहां पर उन स्तरों पर टिक नहीं पाई और कुछ मुनाफा वसूली वहां पर भी आती हुई नजर आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। जेनेट येलन ने यह जरूर कहा कि दरें बढ़ानी होंगी क्योंकि इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है, लेकिन दरें कब बढ़ानी होंगी, कितनी बढ़ानी होंगी, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है और बाजार अब उन डिटेल्स का इंतजार कर रहा है और उस वजह से हमने देखा कि कुछ बहुत खरीदारी यहां पर फिर से लौटते हुए देखी। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट्स को और करंट लेवल्स पे जहां हम 1800 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे, ऑन चार्ट से कैसा दिखता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल फेड से जिस तरह से स्टेटमेंट आया कि इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी ओवरहीट ना हो इसके लिए बढ़ाने की जरूरत है, वो स्टेटमेंट आते ही गोल्ड में एक झटके से $25 गोल्ड गिर गया था। तो ये बिल्कुल 1800 लेवल जो है 1798 का लेवल 2 बार ये टच करके आया है और वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना रहा है। मुझे लगता है उसके बाद भी काफी क्लैरिफिकेशन इश्यू हुए हैं फेड की तरफ से कि ऐसी कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की फिलहाल कोई इमीडिएट बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस हर डिप पे गोल्ड को अभी भी बाय करके चलना चाहिए और मैं गोल्ड में अभी भी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये 1806 से 1812 के लेवल के ऊपर जाएगा। मुझे हर डिप पे यहाँ पे बाय की मैं सलाह दूंगा गोल्ड के। जी एक सवाल जो हम अपने सभी गेस्ट को आजकल पूछ रहे हैं वो ये कि अक्षय तृतीया अब यहाँ पर अगले हफ्ते में है, किस तरह की खरीदारी और कैसे यहाँ पर खरीदार इस बाजार को या इस तारीख को देखें? मनीषा जी, ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में, एक दो स्टेट छोड़ दे तो लगभग पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से लॉकडाउन लग गया है। हर स्टेट ने अपनी तरफ से जो भी लॉकडाउन इम्पोज किया है उसमें ज्वेलरी कहीं भी इसेंशियल कमोडिटी के रूप में नहीं आती है। तो इस बार भी पिछली बार की तरह अक्षय तृतीया बिल्कुल सूखी रहेगी जहां तक ज्वेलरी इंडस्ट्री का सवाल है। ये जरूर है कि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन को भी फिलहाल इसेंशियल में डाला नहीं गया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी अक्षय तृतीया में ऐसा कोई ट्रिगर होगा या ऐसी कोई डिमांड बढ़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने पिछली बार लॉकडाउन में एक इन्वेस्टमेंट डिमांड को खड़े होते देखा था। इस बार हम किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट डिमांड फिलहाल नहीं देख रहे हैं। जैसे ही इन्वेस्टमेंट डिमांड ट्रिगर होती है गोल्ड अपनी नई ऊंचाई को छुएगा, ऐसा मेरा पूरा विचार है। ओके जय, आपका आउटलुक क्या है प्राइसेस को लेकर और क्या स्ट्रैटेजी लेकर आप चल रहे हैं? देखिए गोल्ड में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है शॉर्ट टर्म में। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1800 लेवल्स टच किया, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ $1750 आ सकता है। बट अगेन बाई ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, स्टिमुलस मनी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है, उसके कारण एक इकोनॉमी ओवर हीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड को सपोर्ट जरूर करेगा और यहाँ पे आगे चल के डॉलर में वीकनेस भी बढ़ेंगे इसके कारण। तो कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी डिप मिले, आई थिंक अगर एमसीएक्स प्राइसेस पे बात की जाए तो मुझे लगता है आई थिंक 46,500 46,400 एक अच्छा लेवल है यहाँ पे वापस री एंटर करने का लॉन्ग साइड में। मुझे लगता है फिर से यहाँ पे 47,500 48,000 का लेवल हो सकता है 10 से 15 दिनों में देखने को मिले। सुनील, आपको क्या लगता है कहाँ सपोर्ट ले सकता है सोना, और अगर एक इन्वेस्टर के तौर पे खरीदारी करनी हो तो किन लेवल्स की वेट की जाए? जी मनीषा जी, मुझे लगता है पोजिशनली ट्रेंड अप ही रहेगा, बट जो कल के कमेंट थे जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, हालांकि टाइम लिमिटेशन कब बताया नहीं है कि कब बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि देयर आर अदर वेज बाय विच दे कैन टैकल द इन्फ्लेशन फियर। बट ऑन द अदर साइड मुझे लगता है जो डॉलर इंडेक्स में जो स्लाइट इंप्रूवमेंट दिखा है उसका प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बट टेक्निकली मुझे लगता है जब तक ये $1750 के नीचे नहीं जाएगा तो एक ऐसा सेलिंग ट्रेंड नहीं बनाएगा।
बाइंग ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हमने बनते हुए देखा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो मेरा सलाह बाय ऑन डिप का ही रहेगा। आज के भी जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अगर 50-60 रुपए का डिप मिलता है, 46,850 के रेंज में आता है तो बाई करना चाहिए। 46,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए हो सकता है 47,200 का लेवल फिर से आज के इवनिंग सेशन में देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा जय, सिल्वर पर आपकी क्या रणनीति है? प्राइसेस वापस थोड़े से हल्के हुए हैं, 70,000 के आसपास कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर अभी भी आउटलुक तो काफी बेहतर है। डिप्स मिलेंगे तो खरीदेंगे या कोई और सजेशन है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है डिप में खरीदना ही चाहिए। इंडस्ट्रियल मेटल का काफी सपोर्ट मिलेगा, और जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर लग रहा है बुलियन में, तो थोड़ा डिप मिले आई थिंक बाई करके चलना चाहिए। 68,500 से 69,000 के बीच में एक अच्छा लेवल है यहाँ पे फिर से री एंटर करने के लिए। ऑलराइट, तो सोने चांदी में खरीदारी की राय यहाँ पर डिप्स में है, लेकिन कारोबार आप यहाँ पर शायद फ्यूचर्स और ईटीएफ्स में ही कर पाएंगे। फिजिकल मार्केट यहाँ पर काफी हद तक बंद ही है, तो वहां पर कोई रुझान नहीं। सुरेंद्र जी, अगर हम पिछले साल यही क्वार्टर देखें तो जैसे आपने कहा क्लियरली वॉश आउट था, बहुत बड़ी कंसर्न्स थी, लेबर वहां अपने घरों की तरफ वापस जाने लगी थी। इस साल ज्वेलरी मार्केट जो बुलियन सेक्टर है वो कैसे लेबर संभाल रहा है, क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं? आपको लगता है कि अगला क्वार्टर बेहतर हो सकता है? नहीं, इस बार भी धीरे धीरे लेबर का पलायन शुरू हो चुका है। वो अपने गांव की तरफ लगभग निकल चुके हैं, जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर्स होते हैं और इतने लेबर को बिना काम के संभाला भी नहीं जा सकता। और जिस प्रकार से जो कोविड के कंसर्न है, तो लोग अपने घरों की तरफ रुख करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में तो बनी रहेगी। और एक बार जैसे ही वैक्सीन ड्राइव वगैरह बहुत ज्यादा स्केल पर शुरू होता है, उसके बाद ही अब इंडस्ट्री में कोई नया आउटलुक आएगा या कोई नए अच्छे रुझान की उम्मीद है। तब तक ऐसा ही चलेगा। देखिए, अगर आप मार्च का और अप्रैल का भी इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। और फिलहाल मुझे कोई इस नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट होने के चांस नजर नहीं आते। तो आप ये समझ लीजिए कि अप्रैल से जून क्वार्टर तो अब टोटली वॉश आउट ही हो गया। जी, तो ये आउटलुक आपको मिला है तमाम बेस मेटल पैक पर, क्रूड पर, गोल्ड सिल्वर पर चर्चा हुई। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और बताने के लिए अभी का सिनारियो गोल्ड को लेकर स्पेशली क्या बना हुआ है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फोकस रहेगा एग्री कमोडिटीज पर, स्पेशली बात करेंगे तेल तिलहन पर, जहां पर हमने अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे डिमांड सिनेरियो को समझेंगे, प्राइसेस पर भी आउटलुक लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर तेल तिलहन में हमने लगातार तेजी बनते हुए देखी है। एक्चुअली चने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आज दूसरा दिन है जब लगातार बढ़त जारी है, आधे % की तेजी के साथ यहाँ पर भी कारोबार। तेल तिलहन में यहाँ पर अगर यूरोप और अमेरिका में देखें तो लॉकडाउन में ढील से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन सप्लाई की स्थिति कमजोर है, जिससे कीमतों में लगातार बढ़त यहाँ पर जारी है। क्रूड में जो उछाल है उसका भी असर हमने बाकी खाने के तेलों में आता हुआ देखा है। तेल तिलहन अगर आपकी स्क्रीन पर लेके आए तो जैसे कि आप देख सकते हैं आधे से 1% की तेजी के साथ फिलहाल भी यहां पर कारोबार है। सुनील, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि सरसों में लगातार सभी बात कर रहे हैं कि यहां पर तेजी बरकरार रह सकती है, सोयाबीन सोया तेल में कॉशियस होकर कारोबार करने की राय है, आप क्या लेवल्स देखते हैं? जी मनीषा जी, मुझे लगता है सोयाबीन सोया ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी सारे फंडामेंटल्स को डिस्काउंट कर चुके हैं और ओवरबॉट जोन में है। हालांकि जैसे आपने बताया एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा है अगर सोया ऑयल की बात करते हैं यूएस के फ्रंट पे, और ग्लोबल लेवल पे सप्लाई कंसर्न्स अभी भी हैं। और जैसे आपने बताया लॉकडाउन सीज आउट हो रहे हैं तो रेस्टोरेंट्स वगैरह एक्टिवली ओपन हो रहे हैं, लोगों के ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं, तो डिमांड कहीं ना कहीं इसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉशियस ट्रेड लेने की जरूरत है। इनफैक्ट सोया ऑयल में मुझे लगता है कि और थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। 1431 का लेवल अभी ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है 1450 के छोटे टारगेट को लेकर बाई करना चाहिए। 1420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। और अगर हम एडिबल ऑयल में ही सीपीओ का बात करते हैं, क्रूड पाम ऑयल का 1200 लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। मलेशियन प्राइसेस में एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट डेटा अच्छा है वहां का, और यहाँ पे भी ग्लोबल एडिबल ऑयल का सप्लाई का कंसर्न है, उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है।
तो 1200 के रेंज में बाई करके 1190 का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए मुझे लगता है 1230 तक का डोमेस्टिक मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ सुनील, चने के प्राइसेस कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है और इंडस्ट्री भी काफी बुलिश है कि आगे जाकर जिस तरह की फसल है, मांग एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए चाहे मई में नहीं जून जुलाई में यहाँ पर और तेजी देखने को मिले, लेकिन एक सपोर्टिव फंडामेंटल और चार्ट्स पर नजरिया हमने लगातार यहाँ बरकरार देखा है। जी, ओवरऑल क्रॉप एक्सपेक्टेड से कम है, तो जिसके चलते मार्केट में डिमांड अच्छी है। हालांकि जो अभी लॉकडाउन जैसी परिस्थिति जो डोमेस्टिक मार्केट में बनी है उससे थोड़ा प्राइसेस पे इम्पैक्ट जरूर रहेगा, बट अदरवाइज हम देखते हैं ओवरऑल फंडामेंटल मुझे लगता है लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ चल रहे हैं। लोकल मंडीज में स्टॉक्स उतना नहीं है जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था। हालांकि मंडीज में अभी अराइवल धीरे धीरे शुरू हुआ है, बट फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग रहेगा। मुझे लगता है 5500 का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है चने में 1-2 महीने के दौरान। तो यहाँ पे भी कंसिडरिंग द करंट फंडामेंटल एक डे पे बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। 5290 के आसपास अभी चल रहा है, तो 5250 5300 के रेंज में अगर एंट्री लेते हैं तो मुझे लगता है एक टारगेट 5340 का इंटरडे में और तकरीबन 5400 5500 का एक लेवल देके चल सकते हैं मई एंड तक। चने में यहाँ पर ऑफकोर्स फसल में कमी बताई जा रही है, जिसका फायदा हमने चने में आता हुआ देखा है और माना यह भी जा रहा है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस एक से दूसरा सेक्टर चुनते चुनते अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और पल्सेस में हमने यहाँ पर इतनी तेजी नहीं देखी जिस तरह की तेजी हमने शायद गेहूं में, चीनी में और खाने के तेलों में आते हुए देखी है। तो उसका फायदा भी शायद यहाँ पर चना उठाता हुआ नजर आएगा। 5500 के लेवल्स के टारगेट्स यहाँ पर ऊपरी स्तर पर आगे जाकर। जय, आपसे रुपए पर एक व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि पिछला अगर हम 1-1.5 महीना देख लें तो रुपए में हमने 9 महीने के लोज बनते हुए देखे और उसके बाद जिस तरह से 3 वीक हाइज के साथ 4 वीक हाइज पर हमने कल कारोबार होता हुआ देखा, तो रुपए में कुछ बहुत सपोर्ट यहां पर लौटा है। नियर फ्यूचर में अब क्या रेंज के साथ आप कारोबार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इंटरनेशनल क्यूज को? देखिए मनीषा, मुझे लगता है 73.5 यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे मैक्रोज वीकेंड हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल सकता है। हम लोगों ने 73.5 मुझे लगता है एक अच्छा लेवल रहेगा। वीकर साइड में मुझे लगता है 74.90 तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कमिंग क्वार्टर है ये इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे मॉनसून किस तरह से रोल आउट होता है और ड्यू टू कोविड यहाँ पे जिस हिसाब से रूरल इकोनॉमी इफेक्ट हुआ है इस बार के लॉकडाउन में, उसके कारण यहाँ पे इकोनॉमी में भी बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ पे इंडस्ट्री सफर कर रहे हैं, काफी प्रोडक्शन शॉर्ट है जिसके कारण इकोनॉमी में प्रेशर बनेगा और उसका रुपी पे यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगा। तो 73.5 से 74.90 मुझे ये दायरा नजर आ रहा है फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। मेरा बायसनेस वीकर साइड पे रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे रुपी में और वीकनेस बढ़ना चाहिए आने वाले दिनों में। 100 रुपया ऊपर लेकिन 1 रुपया नीचे, इस तरह का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फिलहाल करेंसी पे बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नजर रखिए आप यहाँ पर मेटल्स पे क्योंकि हमने नए हाईज वहां पर लगातार बनते हुए देखे हैं। सोया तेल में आज नया हाई बना है यहाँ पर और कच्चा तेल $70 के बहुत करीब। तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स में फुल यहाँ पर एक्शन है और क्या स्ट्रैटेजीज आपको बनानी चाहिए वो हमारे आज शो में हमने आपको बताने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया जय सुनील साथ जुड़ने के लिए और वो थोड़ा मुश्किल डे को आज थोड़ा आसान बनाने के लिए। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज पर, आगे लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।